ऑथेलो शेक्सपियर की सबसे बेहतरीन ट्रेजेडी है। ऑथेलो इसका हीरो है और वेनिस राज्य का वो कमांडर जनरल है। ओरिजिनली वो अफ्रीकन मूल का है। 32 साल की उसकी एज है और इस पूरी यात्रा में उसने अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उसके हीरोइक लड़ाइयों के बारे में पूरे राज्य में अनेकों जगह पे चर्चा होती है, बातें होती रहती हैं। उसी राज्य का मंत्री है ब्रेवेंसियो। ब्रेवेंसियो को ऑथेलो की ये वीरता की कहानियाँ सुनने का एक अलग ही शौक़ है। वो घर पर बार बार ऑथेलो को बुलाता और उसके वीरता की कहानियाँ सुनता। ब्रेवेंसियो की पुत्री है जिसकी उम्र 19 साल है, डेस्डेमोना, जो बहुत ही खूबसूरत है। डेस्डेमोना भी अपने पिताजी के साथ बैठ करके ऑथेलो से उसकी वीरता की कहानियाँ सुनती रहती और धीरे धीरे डेस्डेमोना ऑथेलो के साथ जुड़ाव कर बैठती है, लगाव कर बैठती है और दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अंततः ऑथेलो और डेस्डेमोना दोनों ही भाग करके शादी कर लेते हैं। ब्रेवेंसियो अपनी बात लेकर के ड्यूक के पास जाता है, राजा के पास जाता है, लेकिन राजा को उस समय एक इन्फॉर्मेशन आई होती है कि दुश्मन देश तुर्की ने एक बड़ी सी सेना समुद्र के रास्ते वेनिस पर आक्रमण करने के लिए भेज चुकी है। और उसी समय राजा ऑथेलो को बुलाता है, अपने कमांडर जनरल को, और बोलता है कि तुरंत अपनी सेना के साथ, अपनी न्यूली मैरिड वाइफ के साथ बॉर्डर पर पहुँचे और देश की सुरक्षा करें। ऑथेलो अपनी सेना के साथ कूच करता है। इसके साथ साथ में ऑथेलो अपने सेना में कुछ बेसिक बदलाव करता है और वो है कैसियो नाम का एक कमांडर जिसको प्रमोट करता है। कैसियो एक बड़ा ही जिंदा दिल व्यक्ति है, खुश रहता है, हंसी मजाक करता रहता है और हर व्यक्ति को जिंदा रखने की कोशिश करता है, लेकिन सिंसियरिटी में कोई कमी नहीं, उसके काम के परफेक्शन में कोई कमी नहीं, डेडिकेशन और कमिटमेंट में कोई कमी नहीं। एक और कमांडर है, उसका नाम है इयागो। इयागो को ऐसा लगता है कि ये प्रमोशन वो डिजर्व करता था, न कि कैसियो, और इसीलिए इयागो इस व्यक्तिगत अपने स्वयं का अपमान मान लेता है, डिसअपॉइंटमेंट मान लेता है। अतः इयागो निश्चय करता है कि वो इस चीज़ के लिए ऑथेलो से बदला लेगा। उसने ऑथेलो के दिमाग में धीरे धीरे अपनी पत्नी मतलब डेस्डेमोना के लिए माहौल बनाना शुरू करता है। रोज़ थोड़ी बहुत बातें वो डेस्डेमोना के चरित्र के बारे में बोलता रहता है। चूँकि कैसियो एक जिंदा दिल व्यक्ति है, हर किसी को हंसी खुशी के साथ रखना पसंद करता है, वो थोड़ा बहुत डेस्डेमोना से भी हंसी मस्ती करता रहता है, क्योंकि ये राइट्स ऑथेलो ने उसको दिया होता है, ये कह के कि मैं बहुत बार युद्ध की तैयारियों में व्यस्त रहूँगा और डेस्डेमोना अकेले बोर ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा तुम ध्यान रखना। और बस यही एक चीज़ थी जो इयागो के काम आती है। इयागो धीरे धीरे ऑथेलो के दिमाग में डेस्डेमोना और कैसियो के बीच में अफेयर होने की बात उसके दिमाग में भरने लगता है। समय बीतता रहता है और ऑथेलो इयागो की बातें सुनते सुनते उसकी बात में विश्वास ढूंढने लगता है। जिस दिन इयागो को विश्वास हो जाता है कि अब मेरी बातों को ऑथेलो बहुत ही विश्वास के साथ सुनने लगा है, अपनी पत्नी एमिलिया को कहता है इयागो कि डेस्डेमोना के कबाड़ में एक रुमाल पड़ी हुई है, आपको रुमाल ले आना है और मुझे देना है। एमिलिया कारण नहीं पूछती और इयागो की बात मानकर किसी तरह से डेस्डेमोना को बताए बिना उसकी वो रुमाल उठा लाती है। ये रुमाल वो रुमाल थी जिसको ऑथेलो ने शादी से पहले डेस्डेमोना को अपने प्यार के प्रतीक के तौर पर दिया था। अब इयागो इस रुमाल को किसी तरह से कैसियो के रूम में पहुंचा देता है। अब इयागो की खेल शुरू होती है। इयागो ऑथेलो के पास आता है और कहता है कि तुमने जो रुमाल डेस्डेमोना को गिफ्ट में दिया था, उस रुमाल को डेस्डेमोना ने अपने प्रेमी कैसियो को दे दिया है, और कैसियो उस रुमाल को अपने मुंह पे रख कर रात को सोता है और सोते सोते डेस्डेमोना डेस्डेमोना कहकर बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है। ऑथेलो को बहुत क्रोध आता है। वो अपने
रेजिडेंस पे जाता है और डेस्टिमोना से अपनी रुमाल मांगता है। डेस्टिमोना को तो पता नहीं पूरी स्टोरी, रुमाल ढूंढती है पर नहीं मिलता है और वो बताती है कि वो अनजान है कि रुमाल कहाँ रख दिया है। अथेलो वहाँ से बाहर आता है, थोड़ी देर कुछ विचार करता है और वापस जब जाता है तो देखता है डेस्टिमोना सो रही है। बड़ी खूबसूरत लग रही थी डेस्टिमोना। उसकी खूबसूरती को शेक्सपियर ने बहुत अच्छे से विवरण के स्वरूप में दिया है, लेकिन अथेलो उसके मुंह पे तकिया रखता है और डेस्टिमोना को मार डालता है। एमिलिया तब तक भागते हुए इसी कक्ष में आती है और बताती है कि अथेलो और डेस्टिमोना के विरुद्ध उसके पति इयागो ने पूरी एक कॉन्स्पिरेसी रची है। वो बता ही रही होती है, तब तक उसका नज़र डेस्टिमोना पे पड़ता है और उसे पता चल जाता है कि डेस्टिमोना मारी जा चुकी है। वो स्टन हो जाती है, तब तक इयागो की एंट्री उसी रूम में होती है। इयागो को देखते ही अथेलो को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये पूरी पटकथा का सस्पेंस एमिलिया खुल चुकी होती थी। अथेलो तलवार लेकर इयागो पे दौड़ता है, लेकिन इयागो अपनी वाइफ एमिलिया को आगे कर देता है और अथेलो के हाथों एमिलिया मारी जाती है। अब अथेलो 2 लोगों को मार चुका है, एमिलिया और डेस्टिमोना को। इयागो वहाँ से भाग जाता है और अथेलो इतना डिसअपॉइंट होता है, डिस्टर्ब्ड होता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। इयागो को लोग पकड़ करके फांसी पर चढ़ा देते हैं। इस पूरी कहानी में वेनिस एक सबसे बड़ा लूजर है। वेनिस अपना कमांडर जनरल खोता है, अपने युवाओं के बीच में एक माधुर संबंध को खो देता है, विश्वास कहीं न कहीं लोगों के बीच से समाप्त हो जाता है। वेनिस इज़ द अल्टीमेट लूजर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी इसी तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। कुछ लोगों के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत भावनात्मक अवरोधों के नाते ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय में बड़ी कीमत पे कर बैठता है। हम कभी भी व्यक्तिगत लालच में आकर व्यक्तिगत कारणों से ऑर्गेनाइजेशन का लॉस न करें। ये हमेशा हमको इस प्ले के माध्यम से सीखने को मिलता है, क्योंकि व्यक्तिगत प्लॉटिंग, व्यक्तिगत रिवेंज की फीलिंग कई बार बहुतों के लिए बहुत भारी पड़ता है। इसीलिए जो भी समस्या है, डायरेक्टली जिससे समस्या है उससे बात करें, समाधान पाएं और ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएं।